हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी कंटेंट में। आज हम आपके लिए यहाँ लेकर आए हैं दिसंबर मंथ की मूमल करंट अफेयर, जिसमें कि हम अक्टूबर और नवंबर मंथ की मूमल करंट अफेयर के बारे में डिस्कस करेंगे। मूमल करंट अफेयर जो होती है वो द्विमासिक पत्रिका होती है, यानी कि 2 महीने में एक बार जारी की जाती है, जो इस बार दिसंबर मंथ के नाम से आई है। उसमें हम अक्टूबर और नवंबर मंथ की करंट अफेयर के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। और जो स्टूडेंट हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। और नए स्टूडेंटों के लिए एक और चीज़, जो नए स्टूडेंट हैं वो करंट अफेयर को देख करके डर जाते हैं, डरना नहीं है। और करंट अफेयर को थोड़ा दिमाग पर है जो है हावी होने देते हैं, ऐसा नहीं करना आप लोगों को। आप लोगों को एक काम करना है, आप चैनलों के पीछे भागना बंद कर दीजिए। पहली चीज़ तो ये, आप चाहे तो फिजिकल रूप में कोई भी मैगज़ीन ला सकते हैं, उसे बार बार पढ़िए। आप चाहे तो पहले यहाँ से पढ़ सकते हैं, और यहाँ से नहीं पढ़ना है कोई बात नहीं है, आप फिजिकल रूप में यही मैगज़ीन लाइए, मूमल करंट अफेयर। और यही मैगज़ीन जो है राजस्थान के एग्ज़ाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होती है, और इसमें से क्वेश्चन आते ही आते हैं। 90% जो आपकी करंट अफेयर है वो इसी मैगज़ीन में से मैच होगी। 10% हो सकता है बाहर से आ जाए, उसकी कोई गारंटी नहीं है, पर 90% आपको 90% करंट अफेयर पे जो है अपनी कमांड रखनी है। 90% की तो मैं श्योर गारंटी देती हूँ कि इसी मैगज़ीन में से क्वेश्चन आएंगे। तो आप लोग क्या करिए, इसको फिजिकल रूप में खरीदिए। पहले हो चाहे तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, नहीं पढ़ना कोई बात नहीं है, फिजिकल रूप में इसे खरीदिए और इसे जो है बार बार पढ़िए, 2-3 बार पढ़िए। जब आप इसको पढ़ लेंगे 2-3 बार, तब आपको जो है कॉन्फिडेंस आएगा कि किस तरीके से तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हमें जो है करंट अफेयर की कितनी नॉलेज है। ये सारी चीज़ें जो है आपको तब समझ आएगी जब आप जो है एक ही मैगज़ीन को बार बार पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि 10 चैनलों के पीछे भग रहे हो, कि 10 क्वेश्चन के लिए 1 घंटा बर्बाद कर रहे हो। ऐसा नहीं करना आप लोगों को। अभी आप नए हो, इसलिए आप, कुछ लोगों के पास तो गाइडेंस होती है, कुछ के पास नहीं होती है। उन लोगों के लिए है जिनको गाइडेंस चाहिए, है ना, उन्हीं लोगों के लिए है कि आप एक बार विश्वास करके देखिए, 10 चैनलों के पीछे मत भागिए। एक बार करंट अफेयर खुद से एक मैगज़ीन ला कर के पढ़िए, फिर आपको विश्वास होगा कि किस तरीके से तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जब आप खुद मेहनत करते हैं ना इस फील्ड में, तो कितना बेनिफिट होता है इस चीज़ का, ठीक है। ज़्यादा लेक्चर नहीं दूंगी, आप लोग समझदार हैं। जो इस फील्ड में आते हैं लोग, जो कॉम्पिटिटिव फील्ड में आते हैं, उनका दिमाग थोड़ा एक्स्ट्रा वो होता है, एक्स्ट्रा ही, मतलब हर चीज़ उनको समझ आ जाती है, आराम से आ जाती है। उनको एक्स्ट्रा एफर्ट डालने नहीं पड़ते चीज़ों को समझाने के लिए। फिर भी आप लोगों को बता रही हूँ, ठीक है। किसी की इच्छा हो मानने की, मान लेना, किसी की नहीं हो इच्छा मानने की, कोई बात नहीं है, ठीक है। तो आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगी फालतू की चीज़ों में, ठीक है। और इसमें जो है विशेष आकर्षण दिया गया है, जो कि हम आगे डिस्कस कर लेंगे, यहाँ टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। और जो ये मूमल करंट अफेयर होती है, इसको जो है 8 भागों में डिवाइड करके देते हैं ये लोग, ठीक है। और जिसमें जो है पहले हम राजस्थान परिदृश्य को डिस्कस करेंगे, फिर हम राष्ट्रीय परिदृश्य, फिर अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य, गेम्स एंड स्पोर्ट्स, पुरस्कार और सम्मान, और आर्थिक गतिविधियां और वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी। और कुछ मैगज़ीन में जो है क्वेश्चंस भी डिस्कस किए गए होते हैं, वो 8वां पार्ट होता है इनका, लेकिन इसमें नहीं किए गए हैं क्वेश्चन डिस्कस, तो कोई बात नहीं है। और ये जो मैगज़ीन है वो 64 पेजों की है, मात्र 64 पेज, यानी कि 2 महीने की करंट अफेयर अगर आप देखोगे तो 64 पेजेस में जो है कंप्लीट हो रही है। और ये बहुत ही कम पेजेस हैं, आप आराम से इसको जो है बार बार रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसमें राजस्थान परिदृश्य को हम डिस्कस करते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा 25 नवंबर 2022 को डेफ ओलंपिक पदक विजेताओं की नियमानुसार इनाम राशि जो है प्रदान करने की घोषणा की है। इनमें शामिल है अभिनव शर्मा, गौरांशी शर्मा, वेदिका शर्मा। इन तीनों खिलाड़ियों के नाम आप लोगों को रट जाने चाहिए। ये खिलाड़ी भी उतने ही इम्पोर्टेंट है जितने कि ओलंपिक के खिलाड़ी थे, याद रख लेना। ओलंपिक, पैरा ओलंपिक और डेफ ओलंपिक, ये ओलंपिक के ही पार्ट है, लेकिन जो है अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग कर दिए गए हैं। ओलंपिक उन खिलाड़ियों के लिए करवाए जाते हैं जिनमें कोई कमी नहीं होती है। पैरा ओलंपिक जो दिव्यांग होते हैं, जिनके एक अंग में या किसी भी पार्ट में कोई प्रॉब्लम होती है, उन लोगों के लिए पैरा ओलंपिक करवाया जाता है। और डेफ ओलंपिक उन लोगों के लिए करवाया जाता है जो बोल नहीं सकते, जो सुन नहीं सकते, उन लोगों के लिए डेफ ओलंपिक करवाया जाता है। तो इसमें 3 खिलाड़ी हैं राजस्थान के, तीनों खिलाड़ियों के नाम रट जाने चाहिए आप लोगों को।
अभिनव शर्मा, गौरांशी शर्मा, वेदिका शर्मा। इन तीनों खिलाड़ियों के खेल के नाम भी याद रखने हैं आपको। इन्होंने कौन सा मेडल जीता है ये भी आप लोगों को याद रखना है। 3 खिलाड़ी है, अभिनव शर्मा, गौरांशी शर्मा, वेदिका शर्मा। ठीक है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने डेफ ओलंपिक 2022 में पदक जीतने वाले 3 खिलाड़ियों को 7 करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि प्रदान करने का प्रस्ताव किया, अनुमोदन किया है। बैडमिंटन में स्वर्ण पदक यानी कि गोल्ड मेडल जीता है अभिनव शर्मा एवं गौरांशी शर्मा ने। इन दोनों ने जो है बैडमिंटन में स्वर्ण पदक जीता है। और राइफल शूटिंग में ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया है वेदिका शर्मा ने। याद रखना, वेदिका शर्मा राइफल शूटिंग से संबंधित है, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया है डेफ ओलंपिक्स में। और जो स्वर्ण पदक विजेता है वो अभिनव शर्मा और गौरांशी शर्मा हैं, और ये दोनों ही स्वर्ण पदक विजेता है और दोनों ही बैडमिंटन से संबंधित हैं। ठीक है। अब बात करते हैं डेफ ओलंपिक्स की, मतलब कब ये स्टार्ट किए गए, कैसे क्या होते हैं। तो सन 1924 में डेफ ओलंपिक पेरिस में आयोजित किए गए थे, जिसे तब इंटरनेशनल साइलेंट गेम के नाम से जाना जाता था, लेकिन अभी से डेफ ओलंपिक के नाम से जाना जाता था। जाना जाता है सन 1924 में पहली बार पेरिस में आयोजित किए गए थे। और ये जो है ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन दो ऋतुओं में होते हैं। तो पिछली बार जो ग्रीष्मकालीन हुए थे वो आपके जो पिछली बार शीतकालीन हुए थे वो आपके उसमें 2019 में हुए थे, और सोंडियो प्रांत जो कि इटली में स्थित है वहाँ पर हुए थे। और 2021 में ग्रीष्मकालीन हुए थे जो कि ब्राज़ील में आयोजित किए गए थे। और अभी जो 2022 में हुए हैं वो कहाँ आयोजित किए गए हैं, मलेशिया में। याद रखना कहाँ आयोजित किए गए हैं, मलेशिया। मलेशिया रट जाना चाहिए मलेशिया, क्योंकि आपसे ये भी पूछा जाएगा कि डेफ ओलंपिक जो 2022 है वो कहाँ आयोजित किया गया, तो मलेशिया में आयोजित किया गया। और ये कौन सा ओलंपिक है, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक है। और वर्ष 2023 का जो है क्यूबेक सिटी कनाडा में आयोजित किया जाएगा वर्ष 2023 में। ये चीज़ आप लोगों को याद करनी है। ठीक है। और 2023 में कौन सा होगा, शीतकालीन होगा। ठीक है। और हर 4 वर्ष की अवधि के मध्य ये करवाए जाते हैं, यानी कि अगर अब 2022 में हो गए ग्रीष्मकालीन तो नेक्स्ट कब होंगे, 4 साल बाद 2026 में होंगे। और ये 2019 में हो गए शीतकालीन, तो अब कब होंगे, 2023 में। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को याद करनी है। हो सकता है थोड़ा मिक्सअप हो गया होगा, लेकिन आप लोगों को इसी तरीके से याद करनी है। क्वेश्चन भी इसी तरीके से पूछे जाते हैं। जब क्वेश्चन पूछा जाता है तब क्वेश्चन भी आप लोगों के मिक्सअप हो जाता है। ठीक है। तो आप लोगों को याद करना है कि वर्ष 2019 में शीतकालीन हुए थे, वो सोंड्रिया प्रांत इटली में हुए थे। वर्ष 2021 में ग्रीष्मकालीन हुए थे, वो कि ब्राज़ील में हुए थे। वर्ष 2022 में ग्रीष्मकालीन हुए हैं जो कि मलेशिया में हुए थे। और वर्ष 2023 जो कि क्यूबेक सिटी कनाडा में होंगे। जब 2023 में ये खेले जाएंगे तब ये फिर से जो है चर्चा में आएंगे। तो इतनी डिटेल आप लोगों को इस क्वेश्चन के बारे में याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रदेश के कौन से 5 हस्तशिल्पियों को शिल्प गुरु राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो ये शिल्प गुरु राष्ट्रीय पुरस्कार जो है 5 हस्तशिल्पियों को प्रदान किया गया है। उनके नाम, उनका कौन सा फील्ड है वो भी आप लोगों को याद करना है। मोहनलाल शर्मा इनको जो है 2019 के लिए दिया गया है। देखिए इसमें 2017, 2018 और 2019 यानी कि 3 सालों के जो शिल्प गुरु राष्ट्रीय पुरस्कार हैं, 3 सालों के जो पुरस्कार हैं वो एक साथ दिए गए हैं। ठीक है। तो आप लोगों को सन भी याद करनी है और इनके नाम भी याद करना है, और ये कौन से फील्ड से संबंधित है वो चीज़ भी आप लोगों को याद करनी है। ठीक है। तो 5 हस्तशिल्पियों को शिल्प गुरु राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया है। मोहनलाल शर्मा 2019 के लिए ब्रास वायर से शीशम की लकड़ी पर तारकशी के लिए इनको ये अवार्ड प्रदान किया गया है। दूसरे हैं आसाराम मेघवाल, इनको 2019 के लिए मिनिएचर पेंटिंग के लिए प्रदान किया गया है। तीसरे हैं गोपाल प्रसाद शर्मा, 2018 के लिए मिनिएचर पेंटिंग के लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया है। चौथे हैं मोहनलाल सोनी, 2017 के लिए मिनिएचर पेंटिंग के लिए इनको अवार्ड दिया गया है। पांचवें हैं विनोद कुमार जांगीर, जिनको 2017 के लिए चंदन लकड़ी पर बेहतरीन कारीगरी के लिए अवार्ड दिया गया है। ये 5 हस्तशिल्पियों को और इसके अलावा 14 अन्य हस्तशिल्पियों को राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार भी प्रदान किया गया है। अब बात करते हैं शिल्प गुरु राष्ट्रीय पुरस्कार की। तो वर्ष 2002 में यानी कि 2002 में
हस्तशिल्प गुरु राष्ट्रीय पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। और ये जो पुरस्कार है वो किन लोगों को दिया जाता है, तो ये सर्वश्रेष्ठ सिद्ध हस्तशिल्पियों को दिया जाता है जिन्होंने अपने हस्तशिल्प के क्षेत्र में उत्कृष्ट काम किया है, साथ ही गुरु की भूमिका भी इन्होंने निभाई है। यानी कि इन्होंने अपना काम तो किया ही है, साथ में लोगों को सिखाया भी है, इस कला को आगे भी बढ़ाया है, इसलिए जो है शिल्प गुरु राष्ट्रीय पुरस्कार इन लोगों को दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजकीय योजनाओं को आमजन तक पहुंचाने के लिए 24 नवंबर 2022 को ई गवर्नेंस का स्कॉच गोल्ड अवार्ड प्रदेश के किस पोर्टल को प्रदान किया गया है, तो ये प्रदान किया गया है जन कल्याण पोर्टल को। जन कल्याण पोर्टल की बात करें तो इसकी शुरुआत 18 दिसंबर 2020 को की गई थी, ये चीज़ भी आप लोगों को याद करनी है। वर्ष 2022 का ई गवर्नेंस का स्कॉच गोल्ड अवार्ड राज्य सरकार के जन कल्याण पोर्टल PWP को प्रदान किया गया है। जन कल्याण पोर्टल वर्ष 2020 में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा लॉन्च किया गया था। 18 दिसंबर 2020 को लॉन्च किया गया था, जहां से आम नागरिकों तक सरकार के महत्वपूर्ण निर्णय, नवाचार, जनहित योजनाओं की जानकारी पहुंचाई जा रही थी। यानी कि सरकार के द्वारा चलाई गई जितनी भी नई योजनाएं हैं वो आप लोगों को जन कल्याण पोर्टल पे मिल जाएगी, ठीक है। और इसमें जो है राजस्थान हाउसिंग बोर्ड को नवाचारों एवं कायाकल्प के लिए हाउसिंग श्रेणी में लगातार दूसरे वर्ष 2022 में स्कॉच गोल्ड अवार्ड जो है प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि जयपुर के फिल्म निर्माता जिन्हें 24 नवंबर 2022 को मुंबई में आयोजित कार्यक्रम में चौथे दादा साहेब फाल्के आइकॉन अवार्ड फिल्म्स 2022 में सम्मानित किया गया है, तो ये किया गया है केसी बोकाडिया को। ये हैं केसी बोकाडिया और इन्हीं को जो है चौथे दादा साहेब फाल्के आइकॉन अवार्ड फिल्म्स 2022 से सम्मानित किया गया है। बात करते हैं दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की, तो इसकी शुरुआत 1969 में की गई थी। कब की गई थी? 1969 में की गई थी। जयपुर मूल के फिल्म निर्माता हैं केसी बोकाडिया को चौथा दादा साहेब फाल्के आइकन अवार्ड प्रदान किया गया है। केसी बोकाडिया ने 50 वर्ष के फिल्मी सफ़र में 60 से अधिक बॉलीवुड फिल्मों का निर्देशन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 28 नवंबर 2022 को जयपुर के किस आर्टिस्ट को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने पहला डिज़ाइन इनोवेशन नेशनल अवार्ड प्रदान किया है, तो ये किया है धर्मेंद्र भल्ला को। धर्मेंद्र भल्ला को जो है कुंदन कला के लिए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने पहला डिज़ाइन इनोवेशन नेशनल अवार्ड प्रदान किया है, तो ये किन्हें किया है? धर्मेंद्र भल्ला को। ये हैं धर्मेंद्र भल्ला और इन्हीं को जो है कुंदन कला के लिए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने पहला डिज़ाइन इनोवेशन नेशनल अवार्ड प्रदान किया है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने नई दिल्ली स्थित उपराष्ट्रपति भवन में 28 नवंबर 2022 को जयपुर के नेशनल अवार्डी धर्मेंद्र भल्ला को भारत का पहला डिज़ाइन इनोवेशन नेशनल अवार्ड प्रदान किया है। आर्टिस्ट भल्ला को उनकी आईना फ्रेम, पर्स, वॉकिंग स्टिक कलाकृतियों में खूबसूरत जड़ाई की कारीगरी व नवीकरण के लिए डिज़ाइन इनोवेशन नेशनल अवार्ड प्रदान किया गया है। भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ने हाल ही में हैंडीक्राफ्ट सेक्टर में साल 2019 के लिए शिल्प गुरु नेशनल अवार्ड एंड डिज़ाइन इनोवेशन अवार्ड की घोषणा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 16 नवंबर 2022 को घोषित राजस्थान संगीत नाटक अकादमी, जो कि जोधपुर में स्थित है, का वर्ष 2022 का सर्वोच्च फेलोशिप सम्मान किसे पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो ये पुरस्कार ईला अरुण, जो कि एक गायक हैं, उनको प्रदान किया गया है। कौन है? ईला अरुण। इनको जो है सर्वोच्च फेलोशिप सम्मान से सम्मानित किया गया है। राजस्थान संगीत नाटक अकादमी का इस साल का सर्वोच्च फेलोशिप सम्मान एक्ट्रेस एवं सिंगर ईला अरुण को दिया जाएगा। इसके अलावा जैसलमेर के मामे खान को लोकगीत गायन के लिए, विजय लक्ष्मी आमेठा को उदयपुर में लोक नृत्य के लिए, BM व्यास को मुंबई को रंगमंच निर्देशन के लिए ये पुरस्कार दिए जाएंगे। याद रखना, आप इन तीनों लोगों के नाम याद रखने हैं और ये किस क्षेत्र से संबंधित है, किस फील्ड से संबंधित है, ये चीज़ भी आप लोगों को याद रखनी है। ईला अरुण जो है एक गायक है, मामे खान जो है लोकगीत गायन है
और विजय लक्ष्मी आमेठा जो है एक लोक नृत्य है, और BM व्यास जो है रंगमंच का निर्देशन करते हैं। ये चीज़ें आप लोगों को याद करनी है। 12 अकादमी अवार्ड के अलावा 11 युवा व बाल प्रतिभाओं को भी इसमें जो है पुरस्कृत किया जाएगा। अकादमी अध्यक्ष बिनाका जेस मालू ने बताया है कि आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने पर 75 वरिष्ठ कलाकारों को कला पुरोधा सम्मान दिया जाएगा। जयपुर से कथक नृत्य में रेखा ठाकुर को, रंगमंच में रंग शिल्प में सहजोर अली को, समग्र कला साधना के लिए हरिदत्त कल्ला को ये अवार्ड मिलेगा, और बीकानेर के रमेश बोहरा को रंगमंच अभिनय के लिए अवार्ड दिया जाएगा। देखिए ये जो अवार्ड हैं इनमें इम्पोर्टेंट लोगों के नाम आप लोगों को याद करने हैं, जिसमें ईला अरुणा आ जाएगी, दूसरे मामी खान आ जाएंगे, तीसरे विजय लक्ष्मी आमेठा आ जाएंगे, और चौथे BM व्यास आ जाएंगे, और पांचवे जो हैं आपको समग्र कला साधना के लिए हरिदत्त कल्ला, ये भी आप लोगों को याद करने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि अणुव्रत विश्व भारती सोसाइटी का वर्ष 2022 का अणुव्रत पुरस्कार प्रदान किया गया, तो राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल कलाम को ये अवार्ड प्रदान किया गया है। अणुव्रत पुरस्कार 2022 देश के पूर्व दिवंगत राष्ट्रपति हैं डॉक्टर अब्दुल कलाम को यह प्रदान किया गया है। इसमें 1.5 लाख रुपए की राशि दी गई है इनको। अणुव्रत गौरव पुरस्कार 2021 निर्मल रांका को समाज सेवी के रूप में दिया गया है। अणुव्रत 2022 का पुरस्कार न्यायाधीश बसंती लाल बाबेल को दिया गया है। अणुव्रत लेखक पुरस्कार की बात करें डॉक्टर कुसुम लूनिया को दिया गया है। जीवन विज्ञान पुरस्कार जो है मूलचंद नाहर और माला कातरेला को दिया गया है। शास्त्रीय गायन में जो है मुकुंद शीर सागर जो कि जोधपुर से संबंधित है। सितार वादन में जो है नियाज अहमद को जो कि जोधपुर से संबंधित है। कठपुतली कला में तोलाराम मेघवाल जो कि उदयपुर से संबंधित हैं। ये सारे नाम इम्पोर्टेंट है, सारे के सारे आप लोगों को याद करने हैं, क्योंकि मूमल करंट अफेयर के एक ही क्वेश्चन में 5 या 6 क्वेश्चन जो है छिपे हुए होते हैं। इसलिए जो है आप लोगों को एक एक क्वेश्चन को बार बार रिवाइज करना है, ताकि जो है ये सारे नाम आपको जो है दिमाग में फिट हो जाएं, जब क्वेश्चन आए तो आपका गलत ना हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान उच्च शिक्षा काउंसिल का गठन, सरकार ने राजस्थान उच्च शिक्षा काउंसिल का गठन कर दिया है, और इसके अध्यक्ष उच्च शिक्षा मंत्री जो कि वर्तमान में कौन है, राजेंद्र यादव है, जबकि उपाध्यक्ष दरियाब सिंह चुड़ावत होंगे। काउंसिल में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लॉ विधि के कुलपति के अलावा JNV के कुलपति KLV श्रीवास्तव, हरदेव जोशी पत्रकारिता विधि के कुलपति प्रोफेसर सुधी राजीव के साथ LN हर्ष, डॉक्टर नदीम चिश्ती, प्रोफेसर सतीश राय, प्रोफेसर HR नियाजी, प्रोफेसर रूप सिंह, प्रोफेसर कनिका व्यास, RD सैनी, डॉक्टर सज्जन पोसवाल को जो है सदस्य बनाया गया है। ये इतनी सारी चीज़ें आप लोगों को नहीं याद करनी है, आप लोगों को सिर्फ 2 चीज़ें याद करनी है कि इसके अध्यक्ष कौन बने हैं, तो उच्च शिक्षा मंत्री है राजेंद्र यादव, और इसके उपाध्यक्ष कौन बने हैं, दरियाब सिंह चुड़ावत। बस ये 2 ही नाम आप लोगों को याद करने, इतने सारे नाम आप लोगों को याद नहीं करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मल्टीलिंगुअल गवर्निंग काउंसिल इसका गठन किया गया है, तो भारत सरकार ने मल्टीलिंगुअल इंटरनेट की पॉलिसी बनाने के लिए एक कमेटी बनाई है। कमेटी ने रिपोर्ट में हर आदमी को प्रभावी रूप से इंटरनेट एक्सेस मिलने और उसमें आने वाली समस्याओं को दूर करने के सुझाव और तरीके भी बताए हैं। मल्टीलिंगुअल का मतलब हर भाषा में लोगों को इंटरनेट उपलब्ध हो सके, मतलब वो इंटरनेट का हर भाषा में यूज़ कर सके। हर भाषा में उपलब्ध तो क्या ही होगा। भारत सरकार ने निक्सी को इस रिपोर्ट को इम्प्लीमेंट कराने का जिम्मा दिया है। रिपोर्ट भारत के मल्टीलिंगुअल इंटरनेट के लिए सुचारू रूप से प्रभावित हो सके एवं गाइडेंस एवं मॉनिटरिंग इसकी हो सके, इसके लिए गवर्निंग काउंसिल बनाई गई है। गवर्निंग काउंसिल में निक्सी CEO अनिल जैन, डॉक्टर अजय डाटा, T संतोष और बालेंदु शर्मा माइक्रोसॉफ्ट में जो है शामिल किए गए हैं। इसमें ये सारी चीज़ें आप लोगों को याद नहीं करनी है, बस थोड़ा बहुत याद करना है कि मल्टीलिंगुअल गवर्निंग काउंसिल है वो बनाई गई है, और इसमें जो है
इंटरनेट प्रत्येक आदमी को प्रभावी तरीके से इंटरनेट का यूज़ हो कर सके प्रत्येक व्यक्ति, इसके लिए जो समस्याएं आ रही हैं उसके लिए मल्टीलिंगुअल गवर्निंग काउंसिल कमेटी बनाई गई है। बस इतनी चीज़ आप लोगों को याद करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कांगड़ा, जो कि हिमाचल प्रदेश में, कांगड़ा में आयोजित 47वीं सब जूनियर अंडर 14 नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप में राजस्थान ने कौन सा पदक जीता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लेना आप लोग, क्योंकि ये क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में पूछा जाएगा। एक और चीज़, इस बार वाली जो मैगजीन है जिनके आसपास एग्ज़ाम है वो ज़रूर पढ़ के जाना, पक्का इसमें से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। पक्का क्या मतलब 85% क्वेश्चन तो आपके इसी मैगजीन में से आएंगे, क्योंकि जो पास में होती है ना उसकी करंट अफेयर सारी पूछ ली जाती है। ठीक है, तो आप लोग इसको तो पढ़ के जाना, बाकी तो फिर आपकी मर्जी, पढ़ना तो पढ़ना, कोई बात नहीं वो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंचियोन, जो कि दक्षिण कोरिया में है, आयोजित हुई सीनियर महिला एशियन फुटबॉल चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली प्रदेश की खिलाड़ी कौन बनी है। सदा राठौड़। सदा राठौड़ जो है इंचियोन, जो कि दक्षिण कोरिया में आयोजित हुई सीनियर महिला एशियन फुटबॉल चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली राजस्थान की खिलाड़ी बनी है सदा राठौड़। राजस्थान की सदा राठौड़ भारतीय टीम में शामिल रही और प्रदेश की ही यानी कि राजस्थान की ही मनीषा राठौड़ भारतीय टीम की कोच रही। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नवंबर 2022 में पुणे में आयोजित 71वीं अखिल भारतीय पुलिस टूर्नामेंट में राजस्थान पुलिस के खिलाड़ियों ने कितने पदक हासिल किए हैं। तो 21 पदक हासिल किए हैं। जिस क्रम में हासिल किए हैं वो सारी चीज़ें आप लोगों को याद करनी है। कुश्ती क्लस्टर में राजस्थान पुलिस के खिलाड़ियों ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए 6 स्वर्ण पदक, 9 रजत पदक, 6 कांस्य पदक, ये चीज़ें छप जानी चाहिए क्योंकि ऐसे ही पूछा जाएगा। 6 स्वर्ण पदक, 9 रजत पदक, 6 कांस्य पदक और टोटल कितने 21 पदक इन्होंने जीते हैं। और किस में जीते हैं 71वीं अखिल भारतीय पुलिस टूर्नामेंट में राजस्थान के पुलिस खिलाड़ियों ने 21 पदक अपने नाम किए हैं, जिनमें 6 स्वर्ण हैं, 9 रजत हैं, 6 कांस्य पदक हैं। इसमें बात करें कबड्डी में पुरुष वर्ग में प्रथम स्थान की विजेता ट्रॉफी तथा कबड्डी महिला वर्ग में द्वितीय स्थान की उप विजेता ट्रॉफी एवं बॉडी बिल्डिंग में महिला चैंपियनशिप की ट्रॉफी राजस्थानियों ने ही प्राप्त की है। मोनिका पचार, जो कि कांस्टेबल मोनिका पचार ने 55 किलोग्राम में बॉडी बिल्डिंग में कौन सा सिल्वर मेडल अपने नाम किया है। राजस्थान पुलिस के मुख्य खेल अधिकारी जंगा श्रीनिवास जो है श्रीनिवास राव, वो राजस्थान पुलिस के मुख्य खेल अधिकारी हैं। अब कुछ स्टूडेंट ऐसे सोच रहे होंगे कि ये राजस्थान पुलिस में सिलेक्ट होने वाले बाद में खेलने लग गए होंगे तो इसलिए ये जो है मेडल जीत के ला रहे हैं। ऐसा नहीं है, आप लोगों को पता होगा जो पुलिस की एग्ज़ाम होती है, चाहे वो आपकी एसआई की हो चाहे कांस्टेबल की, उनमें जो है खेल कोटे का अलग से जो है रिजर्वेशन किया जाता है कि इतने स्टूडेंट जो है हम खेल कोटे से लेंगे राजस्थान पुलिस में, एसआई में, इनमें। ठीक है, तो वो जो खिलाड़ी हैं वो ही जो है आगे यहाँ खेलने के लिए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संगीत नाटक अकादमी नई दिल्ली के द्वारा आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत देश के 75 कला पुरोधाओं को प्रदान किए जाने वाले अमृत पुरस्कारों में शामिल राजस्थानी लोक कलाकार हैं सरताज नारायण माथुर, भारत रत्न भार्गव, जोधा खान लंगा, हकीम खान जो कि मांगणियार से संबंधित हैं, एवं गिरधारी लाल पंवार। संगीत नाटक अकादमी ने आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत 75 कला पुरोधाओं को अमृत अवार्ड से सम्मानित करने की घोषणा की है। अकादमी से 75 साल से ज़्यादा उम्र के जो कलाकार हैं उन कलाकारों को ये पुरस्कार दिया जाएगा जिनको अब तक कोई सा भी राष्ट्रीय सम्मान नहीं मिला है, उनको अब तक किसी भी राष्ट्रीय सम्मान से नवाजा नहीं किया है। उन लोगों को जिनकी उम्र 75 साल से ऊपर है और जिनको अब तक कोई भी राष्ट्रीय स्तर का पुरस्कार नहीं मिला है, उन लोगों को जो है अमृत महोत्सव के तहत अमृत पुरस्कार दिया जाएगा। ठीक है, अमृत अवार्ड विजेताओं में राजस्थान व मध्य प्रदेश के 5 वरिष्ठ कलाकार शामिल हैं और इनमें जो है 1 लाख रुपए की नगद पुरस्कार, ताम्रपत्र और अंग वस्त्र जो है भेंट कर इनको सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, और राजस्थान के ये कलाकार इसमें शामिल है। चयनित कलाकारों में राजस्थान के सरताज नारायण माथुर जो कि लोक संगीत से संबंधित है, ये चीज़ भी आप लोगों को याद करनी है क्योंकि 5 ही लोग चयनित हुए हैं
इन लोगों का जो कौन सा फील्ड है वो भी और इनके नाम भी, दोनों ही चीज़ इंपॉर्टेंट है। ठीक है। सरताज नारायण माथुर जो कि लोक संगीत से संबंधित हैं। भारत रत्न भार्गव जो कि रंगमंच से संबंधित है। जोधा खान जो कि दोधे खान जो है लंगा से संबंधित है ये संगीत, है ना। हकीम खान मांगड़ियार लोक संगीत से, यानी कि ये जो जोधा खान दोदे खान ये जो हैं वो संगीत से संबंधित हैं। हकीम खान मांगड़ियार जो कि संगीत से संबंधित है, लोक संगीत से। वह कथक कलाकार गिरधारी लाल पंवार, गिरधारी महाराज भी इन्हें कहते हैं, वो कथक नृत्य से संबंधित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरिद्वार उत्तराखंड में आयोजित 48वीं जूनियर राष्ट्रीय कबड्डी प्रतियोगिता पुरुष वर्ग में राजस्थान टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो राजस्थान टीम ने गोल्ड मेडल अपने नाम किया है, ये चीज़ भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है। प्रदेश के किस शिक्षाविद ने 1 नवंबर 2022 को उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ ने देश का पहला और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अवार्ड प्रदान किया गया है? प्रोफेसर रमेश अरोड़ा को जो है देश का पहला डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अवार्ड प्रदान किया गया है। वो किन्हें किया गया है? प्रोफेसर रमेश अरोड़ा को जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अवार्ड प्रदान किया गया है और पहला है इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। देश का पहला डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अवार्ड देश के शिक्षाविद पूर्व प्रोफेसर व डीन प्रोफेसर रमेश अरोड़ा को प्रदान किया गया है। ये पुरस्कार पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में एकेडमिक एक्सीलेंस के लिए प्रदान किया जाता है और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन नई दिल्ली की ओर से वर्ष 2022 में ये शुरू किया गया है और प्रोफेसर रमेश अरोड़ा को पूर्व में अनेकों पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। राज ऋषि पुरुषोत्तम टंडन अवार्ड 2021 में पॉल एप्पल बी अवार्ड इनको भी दिया गया है। ठीक है। आप लोगों को ये नीचे वाले अवार्ड तो याद करना मत करना कोई बात नहीं है, बट ये जरूर याद कर लेना कि देश का पहला डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अवार्ड प्रोफेसर रमेश अरोड़ा को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउस ऑफ लॉर्ड्स लंदन के द्वारा प्रदेश के किस चिकित्सक को सम्मानित किया गया है? डॉक्टर ऋषि शर्मा को, जो कि जयपुर से संबंधित हैं। जयपुर के डॉक्टर ऋषि शर्मा को कैंसर इम्यूनोथेरेपी में अपने विशिष्ट योगदान के लिए लंदन के सदन हाउस ऑफ लॉर्ड्स में सम्मानित किया गया है। यह अवार्ड लंदन की एमपी व अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की कैबिनेट मंत्री रूथ मार्गरेट कैडबरी ने दिया है। कैंड्रोल सेंटर ऑफ ऑन्कोलॉजी के द्वारा डॉक्टर रितु शर्मा को भारत के विशिष्ट इम्यूनोथेरेपी कैंसर रोग विशेषज्ञ की उपाधि से पैलेस ऑफ वेस्टमिनिस्टर से सम्मानित जो है सम्मान इनको दिया गया है। याद रखना है आप लोगों को ये कि डॉक्टर ऋषि शर्मा को हाउस ऑफ लॉर्ड्स से सम्मानित किया गया है और रितु शर्मा को भारत के विशिष्ट इम्यूनोथेरेपी कैंसर रोग विशेषज्ञ की उपाधि से पैलेस ऑफ वेस्टमिनिस्टर से इनको जो है सम्मान दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस साहित्यकार को हाल ही में 29वां गौरीशंकर कमलेश भाषा साहित्य पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो ये किया गया है डॉक्टर गजेंद्र सिंह राजपुरोहित को। डॉक्टर गजेंद्र सिंह राजपुरोहित को आलोचना कृति राजस्थानी साहित्य री सोरमा के लिए पुरस्कृत किया गया है। याद रखना इनकी ये जो कृति है वो भी और इनका नाम भी, और इनको जो है 29वां गौरीशंकर कमलेश भाषा साहित्य पुरस्कार प्रदान किया गया है डॉक्टर गजे सिंह राजपुरोहित को, और इनकी कृति है राजस्थानी साहित्य की सोरमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डॉक्टर कृति भारती को मिला राष्ट्रीय साहस पुरस्कार। सारथी ट्रस्ट की मैनेजिंग ट्रस्टी व पुनर्वास मनोवैज्ञानिक डॉक्टर कृति भारती को बाल विवाह निरस्त की साहसिक मुहिम के लिए पुणे में कीर्तन संजीवनी पुष्पलता राणा स्मृति राष्ट्रीय साहस पुरस्कार से नवाजा गया है। ये पुरस्कार विशिष्ट कार्य करने वाली शख्सियत को दिया जाता है। ठीक है। और इनको कौन सा पुरस्कार दिया गया है? कीर्तन संजीवनी पुष्पलता राणा डे स्मृति राष्ट्रीय पुरस्कार इनको दिया गया है डॉक्टर कृति भारती को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 30 नवंबर 2022 को प्रदान किए गए वर्ष 2022 के खेल पुरस्कारों में प्रदेश के किन खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ओम प्रकाश मिठारवाल को, साक्षी कुमारी को,
राजस्थान पुलिस के उपाधीक्षक है ओम प्रकाश मिठारवा जो कि शूटिंग से संबंधित है, और उप निरीक्षक साक्षी कुमारी जो कि कबड्डी में पिछले 4 वर्षों में उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु अर्जुन पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है। अब बात करते हैं अर्जुन पुरस्कार की। सन 1961 में इसको शुरू किया गया था। अर्जुन पुरस्कारों को सन 1961 में शुरू किया गया था, और इसमें क्या दिया जाता है तो अर्जुन की एक कांचे की प्रतिमा होती है वो दिया जाता है, एक प्रशस्ति पत्र और साथ में 15 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। इतनी डिटेल आपको इस क्वेश्चन के बारे में याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संगीत नाटक अकादमी जो कि नई दिल्ली में स्थित है में प्रदान किए जाने वाले उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कारों के लिए प्रदेश के किन लोक कलाकारों का चयन किया गया है तो वर्ष 2020 की बात करें तो खेता खां विशाला, 2021 के लिए आसीन खान बड़नावा जागीर को, और वर्ष 2019 के लिए दारा खां को जो है चयनित किया गया है। याद रखना 3 सालों के ये अवार्ड है, 2019, 2020 और 2021। तीनों के तीनों सालों के नाम मतलब सन भी याद रखनी है, और किन किन लोगों को दिया गया है, किस सन में दिया गया है, वो तीनों के तीनों नाम आप लोगों को याद होने चाहिए। इस बार काफ़ी अवार्ड दिए गए हैं, आप लोगों को अवार्डों से काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और इन्हीं में आप लोग कंफ्यूज होगे, इसलिए बोल रही हूँ इस वीडियो को एक बार समझ ना आए कोई बात नहीं, दोबारा देखिए, क्योंकि एक बार किसी को नहीं आता है। ऐसा मत सोचना कि एक बार में ही सबको सब कुछ याद हो जाता है, बार बार देखिए। जब आप इन चीज़ों को बार बार करते हैं तो कुछ चीज़ें नहीं भी समझ आती है ना, वो जब 2-3 बार करते हैं ना तो ऑटोमेटिक ही वो समझ में आने लग जाती है। ठीक है, तो वर्ष 2020 का खेता खां विशाला को, 2021 का आशीन खान बड़नावा जागीर को, वर्ष 2019 का दारा खां को दिया गया है। संगीत नाटक अकादमी नई दिल्ली के द्वारा 26 नवंबर 2022 को वर्ष 2019, 2020, 2021 के पुरस्कारों की घोषणा की गई है। इनमें उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार 2021 आसीन खां को, वर्ष 2020 खेता खां को, 2019 के लिए दारा खां को प्रदान किया गया है। और इस प्रकार वर्ष 2020 संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जो है गफूर खां मंगनियार को लोक संगीत के लिए, और वर्ष 2019 का नाथूलाल सोलंकी को लोक संगीत के लिए प्रदान किया गया है। तो ये अवार्ड भी आप लोगों को याद करना है। ठीक है, मूमल करंट अफेयर में काफ़ी शॉर्ट करके क्वेश्चंस को दिया गया होता है। ये 64 पेज में इसलिए नहीं बनाई जाती क्योंकि इसमें करंट अफेयर कम होती है, इसमें काफ़ी डिटेल में करंट अफेयर दी गई होती है, लेकिन इनको जो है शॉर्ट कर दिया जाता है। एक ही क्वेश्चन में आप लोगों को 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं। और जब आप वीडियोस देखते हैं तो उनमें जो है इन 4-5 क्वेश्चनों को मिलाकर के 6-7 क्वेश्चन बना देते हैं वो इसी एक क्वेश्चन को, और फिर जो है 1 घंटा ख़राब कर देते हैं। ठीक है, लेकिन मूमल मैगजीन में ऐसा नहीं होता है। जितनी करंट अफेयर दी गई होती है वो टू द पॉइंट दी गई होती है, और वो ही इम्पॉर्टेंट होती है, फालतू की चीज़ें एक भी नहीं दी गई होती हैं। इसलिए जो है मूमल करंट अफेयर इम्पॉर्टेंट होती है, और आप लोगों को जो है इसको बार बार पढ़ना है ताकि ये सारे नाम जो है आपके दिमाग में फिट हो जाएं, और जब क्वेश्चन आए तो आपका क्वेश्चन सही होना चाहिए। राजस्थान बेघर उत्थान एवं पुनर्वास नीति 2022 मंत्रिमंडल बैठक में राजस्थान बेघर एवं पुनर्वास नीति 2022 का अनुमोदन किया गया है। इस नीति के अंतर्गत 50 वर्ग फीट प्रति व्यक्ति न्यूनतम जगह के साथ छत उपलब्ध करवाई जाएगी। यह उन लोगों को करवाया जाएगा जो कि बेसहारा लोग हैं, महिलाएं हैं, जो किसी बीमारी से जूझ रहे हैं, विशेष श्रेणी के लोगों को, इन लोगों को जो है इस राजस्थान बेघर उत्थान एवं पुनर्वास नीति 2022 का लाभ दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 26 नवंबर 2022 को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के अवसर पर बेंगलुरु में आयोजित कार्यक्रम में प्रदान किए जाने वाले गोपाल रत्न पुरस्कार में प्रदेश के किस पशुपालक को राष्ट्रीय स्तर का द्वितीय पुरस्कार प्रदान किया गया है तो हरि सिंह गोदारा को, जो कि सूरतगढ़ गंगानगर से हैं। ये चीज़ आप लोगों को याद रखनी है। पिछली बार गोपाल रत्न पुरस्कार जो पूछा मतलब दिया गया था जिनको, उनके बारे में क्वेश्चन बना था। ठीक है, इसलिए ये भी इम्पोर्टेंट है। सूरतगढ़ गंगानगर के सहार गांव के हरि सिंह गोदारा को कृत्रिम गर्भधान कार्य में इन्होंने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है, उसके लिए द्वितीय पुरस्कार प्रदान किया गया है। हरि सिंह गोदारा गंगमूल डेयरी के द्वारा संचालित साहिवाल वंशावली
चयन परियोजना के अंतर्गत कृत्रिम गर्भाधानकर्ता के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। किसानों को ये अवार्ड प्रतिवर्ष 3 समूहों में दिया जाता है। प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी में दिया जाता है। प्रथम श्रेणी वालों को 5 लाख रुपए की राशि, द्वितीय श्रेणी को 3 लाख रुपए की राशि और तृतीय श्रेणी को 2 लाख रुपए की राशि दी जाती है। और सिंह गोदारा को द्वितीय श्रेणी में ये दिया गया है, मतलब द्वितीय पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नवंबर 2022 में पुणे में आयोजित 71वीं अखिल भारतीय पुलिस टूर्नामेंट में राजस्थान पुलिस के खिलाड़ियों ने कितने पदक हासिल किए हैं? तो 21 पदक हासिल किए हैं। ये क्वेश्चन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साहित्यिक सृजन कला संगम की ओर से प्रतिवर्ष प्रदान किए जाने वाले लोक कवि मोहन मंडेला स्मृति लोक साहित्य सम्मान 2022 किसे प्रदान किया गया है? तो डॉक्टर इकराम राजस्थानी को दिया गया है। साहित्यिक सर्जन कला संगम की ओर से लोक कवि मोहन मंडेला स्मृति लोक साहित्य सम्मान इस वर्ष राजस्थानी भाषा के कवि, अनुवादक, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के उद्घोषक, साहित्यिक एवं जवाहरलाल नेहरू राजस्थान बाल साहित्य अकादमी के अध्यक्ष डॉक्टर इकराम राजस्थानी को दिया गया है। देखिए, ये इनका इतना बड़ा नाम नहीं है, ये सारी इनकी उपाधियां हैं, लेकिन आप लोगों को बस इतना याद रखना है कि जो आपका मोहन मंडेला स्मृति लोक साहित्य सम्मान है वो डॉक्टर इकराम राजस्थानी को दिया गया है। बस इतना ही याद रखना है, ये सारी चीज़ें तो डिटेल में दी जाती हैं। बस डॉक्टर इकराम राजस्थानी ने कुरान का सबसे पहले राजस्थानी में अनुवाद किया और उनके लोकगीत इंजन की सीटी में मारो मन डोले ये बहुत लोकप्रिय हुआ। ये चीज़ें अब आप लोगों को याद नहीं करनी है, बस इतना याद करना है कि इनको जो है लोक कवि मोहन मंडेला स्मृति लोक साहित्य सम्मान 2022 प्रदान किया गया है डॉक्टर इकराम राजस्थानी को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि 3 नवंबर 2022 को प्रदेश के नए पुलिस महानिदेशक डीजीपी कौन बने हैं? तो ये बने हैं आईपीएस उमेश मिश्रा। डीजीपी एमएल लाठर के सेवानिवृत्त होने के पश्चात आईपीएस उमेश मिश्रा राजस्थान पुलिस के नए महानिदेशक बने हैं। उनका कार्यकाल अक्टूबर 2024 तक रहेगा। तो आज याद कर लीजिए, 2024 तक मतलब हो जाएगा आपका काम फिर याद नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो नए डीजीपी बने हैं आईपीएस उमेश मिश्रा, इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 7वां भारत फ्रांस द्विपक्षीय वायुसेना अभ्यास गरुड़ कहाँ आयोजित किया गया है? तो जोधपुर में आयोजित किया गया। एक चीज़ कि गरुड़ जो युद्धाभ्यास होता है वो किन किन के बीच होता है? तो भारत और फ्रांस के बीच। ये कौन से नंबर का है? तो 7वें नंबर का है। और कहाँ आयोजित किया गया है? तो जोधपुर में आयोजित किया गया है। बन गए ना 3-4 क्वेश्चन, तो ये सारे याद करने हैं। भारतीय वायुसेना, आईएएफ और फ्रांसीसी वायु और अंतरिक्ष बल ने 26 अक्टूबर से 12 नवंबर 2022 तक वायुसेना स्टेशन जो कि जोधपुर में गरुड़ नामक द्विपक्षीय अभ्यास में भाग लिया है। ये द्विपक्षीय अभ्यास का 7वां संस्करण है। 8 नवंबर को भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी और फ्रांसीसी वायु और अंतरिक्ष बल के वायुसेना प्रमुख जनरल स्टीफन मिल ने संयुक्त उड़ान भरी है। ये चीज़ें आप लोगों को याद नहीं करनी है, वो ऊपर मैंने बताए थे कि कौन सा संस्करण है, 7वां है। भारत और फ्रांस के मध्य कौन सा युद्धाभ्यास होता है? गरुड़ होता है। और ये कहाँ आयोजित किया गया? जोधपुर में आयोजित किया गया। बस इतना याद करना है। और नीचे वाली डिटेल तो मैं ऐसे ही पढ़ा देती हूँ क्योंकि कुछ स्टूडेंट बोलते हैं कि मैम आप राजस्थान परिदृश्य को लाइन टू लाइन पढ़ाया करिए, इसलिए जो है ये लाइन टू लाइन पढ़ा देती हूँ, वरना इसकी ज़रूरत नहीं थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3 दिसंबर 2022 को नई दिल्ली में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस आयोजन में प्रदेश के किस जिले को देश भर में सर्वश्रेष्ठ जिले का पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो अलवर को। इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद कर लेना। अलवर को वर्ष 2022 का दिव्यांग जन सशक्तिकरण के लिए सर्वश्रेष्ठ जिले का पुरस्कार प्रदान किया गया है। ये पुरस्कार प्रतिवर्ष दिव्यांग जन के लिए सर्वश्रेष्ठ काम करने वाले देश भर के केवल एक जिले को दिया जाता है। और ये पुरस्कार जिला कलेक्टर, अलवर के जिला कलेक्टर हैं जितेंद्र सोनी को दिया गया है। इन्होंने ग्रहण किया है। ये याद रखना, अलवर ने जो है
अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस के आयोजन के अवसर पर इनको जो है सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है अलवर को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 28 नवंबर 2022 को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग व यूनिसेफ के द्वारा नवाचार सेव का पायलट प्रोजेक्ट के आधार पर कहाँ शुभारंभ किया है, तो ये अलवर में ही किया है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री है टीकाराम जूली के द्वारा अलवर जिले से पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर नवाचार सेव यानी कि सेफ्टी अगेंस्ट वायलेशन एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ चिल्ड्रन का शुभारंभ प्रताप ऑडिटोरियम में किया गया है। इसका उद्देश्य बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए सभी प्रकार की मूलभूत आवश्यकताएं जैसे कि शिक्षा, सुरक्षा और स्वास्थ्य उपलब्ध करवाना है। ठीक है, ये जो सेव दिया गया ना, इसकी फुल फॉर्म है ये सेफ्टी अगेंस्ट वायलेशन एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ चिल्ड्रन, ये इसकी फुल फॉर्म है। ठीक है, और ये कहाँ से स्टार्ट किया गया है, अलवर से। ये चीज़ भी याद करनी है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस तिथि को राज्य सरकार ने ग्रामीण पर्यटन नीति लागू की है, तो 24 नवंबर 2022 को। कब की है, 24 नवंबर 2022 को। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, स्टार लगा लेना। राजस्थान ग्रामीण पर्यटन योजना 2022 से गाँव में पर्यटन के नए द्वार खुलेंगे। इसमें जो है ऐसी कोई चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं जो कि पढ़ाने लायक हो, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को पढ़ करके बता देती हूँ कि ग्रामीण गेस्ट हाउस, कृषि पर्यटन इकाई और कैंपिंग साइट, कैरोवेन पार्क आदि की स्थापना से रोजगार का सृजन होगा। बजट घोषणा 2022-23 में पालना में तैयार योजना के तहत 15 फीट चौड़ी सड़क पर न्यूनतम 1000 वर्ग मीटर एवं अधिकतम 2 हेक्टेयर और कृषि भूमि पर ऐसी 4 इकाइयों की स्थापना जो है अनुमत होगी। इसको भू संपरिवर्तन व बिल्डिंग प्लान के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होगी। स्टाम्प ड्यूटी में जो है इसका 100% छूट, इसकी जो है छूट रहेगी। स्टाम्प ड्यूटी जो होती है उसमें 100% की छूट जो है राजस्थान सरकार के द्वारा दी जाएगी। अब देखिए मतलब इतना ये सारी चीज़ें आप लोगों की तो नहीं आएगी, आप लोगों के तो टू द फैक्ट आएगा। जो मेंस की तैयारी करते हैं उन लोगों को ये चीज़ें पढ़नी ज़रूरी होती हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उन लोगों को जो है ये चीज़ें ऐड करनी होती है। ठीक है, इसलिए जो है उन लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट नहीं। जो वनडे एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं उनके लिए टू द फैक्ट रटिए आप, वो सारी चीज़ें आती हैं, आप लोगों की ये नहीं आती हैं। और अब बात करते हैं ग्रामीण पर्यटन की। तो कुछ लोग सोचते हैं कि गांव में क्या ही पर्यटन होगा, लेकिन गांव में पर्यटन है। गांव के लोगों का रहने का तरीका, उनका पहनावा, उनका बात करने का तरीका, उनका रहने का तरीका, उनके घर, ये सारी चीज़ें एंटीक होती हैं। नहीं लगता आप लोगों को? मैं खुद गांव से हूँ, इसलिए जो बोलती हूँ कि गांव के रहने का तरीका, बोलने का तरीका, सारी चीज़ें एंटीक होती हैं, एकदम पर्यटन की लायक ही होती है। बाहर वालों को क्या पता हम कैसी ज़िंदगी जीते हैं, कैसे रहते हैं हम, इसलिए उन लोगों को पता लगना चाहिए पर्यटन के थ्रू ही सही कि है ना हम कैसी ज़िंदगी जीते हैं। हमारी मतलब हमारे जो खेत हैं, हमारे घर हैं, वो सारी चीज़ें एंटीक होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 10 नवंबर 2022 को टैक्स इंडिया ऑनलाइन के द्वारा घोषित किए गए नेशनल टैक्सेशन अवार्ड 2022 में राजस्थान को किस कैटेगरी में गोल्ड अवार्ड प्रदान किया गया है? तो GST व वेट कैटेगरी में जो है राजस्थान को नेशनल टैक्सेशन अवार्ड 2022 से गोल्ड कैटेगरी में इनको सम्मानित किया गया है। ठीक है, याद रखना है आपको, टैक्स इंडिया ऑनलाइन के द्वारा नेशनल टैक्सेशन अवार्ड 2022 राजस्थान को गोल्ड कैटेगरी में प्रदान किया गया है, GST व वेट कैटेगरी में। ठीक है, राजस्थान सरकार को कर प्रबंधन में सबसे अधिक सुधारवादी मोस्ट रिफॉर्मिस्ट स्टेट प्रदान किया गया है। टैक्स इंडिया ऑनलाइन के द्वारा राजस्थान में SGST व वेट वैल्यू एडेड टैक्स श्रेणियों में गोल्ड अवार्ड प्रदान किया गया है। SGST में और वैल्यू एडेड टैक्स में, वेट में, वैल्यू एडेड टैक्स में, SGST और वेट में, वेट वैल्यू एडेड टैक्स, दोनों चीज़ें याद रखना। इन दोनों में इनको जो है गोल्ड अवार्ड प्रदान किया गया है। राजस्थान को राज्य सरकार के द्वारा IFMS प्लेटफॉर्म पर नवाचार करते हुए इसमें व्यवहारिक परिवर्तन करने से इसे अधिक जन उपयोगी बनाया तथा भुगतान एवं राजस्व एकत्रित करने में मदद मिली है। और आपकी जो SGST है उसमें गत वर्ष के मुकाबले इस बार जो है 26% अधिक राजस्व एकत्रित किया गया है।
ठीक है, यानी कि 26% अधिक राजस्व जो है इकट्ठा किया गया इस बार। टैक्स इंडिया ऑनलाइन के द्वारा वर्ष 2020 में इन पुरस्कारों की शुरुआत की गई थी और ये 9 श्रेणियों में प्रदान किए जाते हैं और राजस्थान को जीएसटी और वेट कैटेगरी यानी कि वैल्यू एडेड टैक्स में गोल्ड मेडल जो है, गोल्ड अवार्ड इनको दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 5 दिसंबर 2022 को राज्य की किस विधानसभा सीट पर उपचुनाव करवाए गए हैं? तो ये करवाए गए हैं सरदार शहर चूरू में जो है कांग्रेस के विधायक पंडित भंवरलाल शर्मा के निधन से रिक्त हुई सीट पर उपचुनाव करवाया गया है। ठीक है, ये चीज़ आप लोगों को याद करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि प्रदेश के कौन से स्थान पर 15वें वित्त आयोग के द्वारा आवंटित बजट प्रावधानों के अनुसार नया शहर बसाया जाएगा? रानपुर कोटा में। मोस्ट इम्पोर्टेंट, एक नया ही शहर बसाया जा रहा है, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है ये। और इसके बारे में जो है काफ़ी कुछ करंट अफेयर आपको आने वाले दिनों में मिलेगी, तो अभी भी आप जो है अभी से याद करते चलिए, ताकि जब आने वाले दिनों में और करंट अफेयर मिलेगी वो उसमें ये ऐड करते जाइएगा। कोटा के पास रानपुर को जो है चंडीगढ़ शहर के मॉडल के आधार पर एक नया शहर बनाया जाएगा। 15वें वित्त आयोग ने देश में 8 शहर विकसित करने के लिए शहरी विकास मंत्रालय को 8,000 करोड़ रुपए का बजट जो है स्वीकृत कर दिया गया है। रानपुर में सरकार ने इस बाबत 110 हेक्टेयर जमीन का चयन कर लिया है और अब रानपुर जो कि कोटा में स्थित है वहां पर एक नया शहर बसाया जाएगा। ठीक है, और पूरे इंडिया में कितनी 8 शहर, और राजस्थान में रानपुर को सिलेक्ट किया। 26 नवंबर 2022 को जम्मू में आयोजित 25वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस अवार्ड 2022 समारोह में श्रीगंगानगर जिला प्रशासन के किस नवाचार को वर्ष 2022 का प्रथम स्वर्ण पुरस्कार प्रदान किया गया है? गंग केनाल रेगुलेशन कंप्यूटराइजेशन प्रोजेक्ट को। आपकी जो गंग नहर है उसके कंप्यूटराइजेशन के प्रोजेक्ट को प्रदान किया गया है। इससे क्या होता है कि नहर का पानी जो छोड़ा जाता है उसकी रियल टाइमिंग की जानकारी जो है किसानों को मिल जाती है। कंप्यूटराइजेशन करने के बाद जो है गंग नहर का जो पानी छोड़ा जाता है उसकी रियल टाइमिंग की जानकारी किसानों को इसके थ्रू मिल जाती है। इस नवाचार को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस का प्रथम स्वर्ण पुरस्कार प्रदान किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 2023 में 11 से 13 मार्च की अवधि में राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये किया जाएगा जोधपुर में। कहाँ किया जाएगा? जोधपुर में किया जाएगा, आप लोगों को याद करना है। ठीक है, 11 से 13 मार्च 2023 को जोधपुर में आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय एक्सपो में हस्तशिल्प के साथ ही ज्वेलरी, सेरेमिक एवं अन्य उत्पादों की व्यापक स्तर पर प्रदर्शनी की जाएगी। और राजस्थान निर्यात के मामले में देश भर में कौन से स्थान पर है? 12वें स्थान पर है। इस आयोजन से निर्यात को प्रोत्साहन मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 13 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किस स्थान पर प्रदेश की पहली राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल यूनिवर्सिटी का शिलान्यास किया है? तो ये किया है जोधपुर में। बस आप लोगों को इतना ही याद करना है कि राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल यूनिवर्सिटी कहाँ स्थित है? जोधपुर में। बस नीचे दी गई जो चीज़ है वो थोड़ी डिटेल दी गई है जो कि आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि उसमें से क्वेश्चन नहीं बनेगा, लेकिन फिर भी आप लोगों को पढ़ा रही हूँ क्योंकि कुछ स्टूडेंट ऐसे बोलते हैं कि मैम राजस्थान परिदृश्य को लाइन टू लाइन पढ़ाया करिए। ठीक है, इसलिए राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल यूनिवर्सिटी का शिलान्यास 13 नवंबर को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया है। इस इंस्टीट्यूट पर कुल अनुमानित लागत 672.45 करोड़ रुपए है। ये एक विश्व स्तरीय यूनिवर्सिटी और आईटी फिनिशिंग स्कूल होगा। यहाँ प्रदेश के युवाओं को आईटी क्षेत्र में एडवांस व विश्व स्तरीय प्रशिक्षण प्राप्त हो सकेगा। विश्व स्तरीय सुविधाएं और संसाधन भी यहाँ पर उपलब्ध करवाए जाएंगे। यूजीसी और एआईसीटीई की से मान्यता प्राप्त स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटी है ये। ग्रेजुएशन एवं पोस्ट ग्रेजुएशन विद्यार्थियों के लिए डिग्री, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम और डॉक्टरेट रिसर्च प्रोग्राम भी यहाँ पर उपलब्ध होंगे। विश्व प्रसिद्ध कंपनियों की साझेदारी के साथ एडवांस डिजिटल और फिनटेक कोर्स भी यहाँ पर उपलब्ध करवाए जाएंगे। वैश्विक स्तर पर मान्यता प्राप्त सर्टिफिकेट भी प्रदान किए जाएंगे। आरएफआई के अंतर्गत प्रस्तावित कॉलेज हैं स्कूल ऑफ
फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम्स, स्कूल ऑफ फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी इंस्ट्रूमेंट एंड मार्केट्स, स्कूल ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम एंड एनालिटिक्स, स्कूल ऑफ फिनटेक इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पर कॉलेज भी प्रस्तावित किए गए हैं, यानी कि इस यूनिवर्सिटी में स्कूल ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम्स, स्कूल ऑफ फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी इंस्ट्रूमेंट एंड मार्केट्स, स्कूल ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम्स एंड एनालिटिक्स और स्कूल ऑफ फिनटेक इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप जो यहाँ पर प्रस्तावित है, यानी कि ये कॉलेजें भी यहाँ पर खुलेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 नवंबर 2022 को प्रदेश के किस जिले में स्थित मानगढ़ धाम गौरव गाथा और धूलि वंदन कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिरकत की है? तो मानगढ़ धाम जो कि बांसवाड़ा में स्थित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांसवाड़ा में स्थित मानगढ़ हिल शहीद स्मृति स्थल पर पहुंचे हैं और मानगढ़ धाम गौरव गाथा और धूलि वंदन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि भी रहे हैं। मानगढ़ धाम राजस्थान के आदिवासी समाज के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी गोविंद गुरु की कार्यस्थली भी रही है। गोविंद गुरु ने संप सभा की स्थापना की थी और कब की थी? सन 1883 में गोविंद गुरु ने संप सभा की स्थापना की थी। 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है हर वर्ष। एकलव्य मॉडल आदिवासी विद्यालय, वंदन योजना और टीएसपी आदि योजनाएं जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित होती हैं। मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक बनाने के लिए मांग की जा रही है। ये सारी चीज़ें आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, बट बस इतना ही याद करना है आप लोगों को कि मानगढ़ धाम गौरव गाथा और धूलि वंदन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पहुँचे और ये कहाँ स्थित है? बांसवाड़ा में स्थित है। और साथ में गोविंद गुरु का नाम आया है इसमें, तो इनसे संबंधित थोड़ी डिटेल आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और ये इन्होंने जो संप सभा की स्थापना की है वो 1883 में की है। ये चीज़ ज़रूर याद कर लेना, ठीक है, क्योंकि ये बार बार रिपीट होता है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 16 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश के किस स्थान पर बनाई जा रही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया है? तो दहमी कला, अजमेर रोड, जयपुर पे किया है। अब जो दहमी कला में रहते हैं जो स्टूडेंट, ठीक है, उन लोगों को पता होगा कि कहाँ इसका शिलान्यास किया गया है, वो लोग कमेंट करिए, ठीक है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर में दहमी कला में स्थापित होने जा रही प्रदेश की पहली विधि यूनिवर्सिटी का शिलान्यास किया है। इसकी कुल लागत जो है 387 करोड़ रुपए होगी। राजस्थान के 84 विधि विश्वविद्यालयों इससे संबंधित हो चुके हैं और कुलपति डॉक्टर देव स्वरूप वर्तमान में विधि विश्वविद्यालयों के कुलपति हैं। ये चीज़ आप लोगों को याद करनी है। और ये जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय है, आप लोग ये याद कर लीजिए इसको कि दहमी कला जो अजमेर रोड है वहाँ पर स्थित है, जो कि जयपुर में है। इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसका जो शिलान्यास है अभी किया गया था, ठीक है, इसलिए इम्पोर्टेंट है और इसका क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। और इसके आसपास में जो लोग रहते हैं वो कमेंट करिए कौन कौन इस कॉलेज को जानता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 13 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जोधपुर में आयोजित राजस्थान डीजी फेस्ट के मंच से किन स्थानों पर आई स्टार्ट नेक्स्ट इंक्यूबेटर सेंटर का लोकार्पण किया है? तो ये किया है जोधपुर एवं पाली में। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान डीजी फेस्ट के समापन अवसर पर वर्चुअल रूप से जोधपुर व पाली में आई स्टार्ट नेक्स्ट इंक्यूबेटर सेंटर का लोकार्पण किया है। इससे पूर्व प्रदेश के जयपुर, उदयपुर, अजमेर, कोटा, बीकानेर, भरतपुर और चूरू में इंक्यूबेटर सेंटर स्थापित हो चुके हैं। इंक्यूबेटर सेंटर विद्यार्थियों में उद्यमिता, कौशल विकास का कार्य करेंगे ये, ठीक है। लेकिन आप लोगों को इतना याद करना है कि आई स्टार्ट नेक्स्ट इंक्यूबेटर सेंटर का लोकार्पण जोधपुर और पाली में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 11 से 13 नवंबर 2022 को राजस्थान डीजी फेस्ट एंड जॉब फेयर का आयोजन कहाँ किया गया? तो जोधपुर में। याद रखना, जोधपुर में काफ़ी कुछ इवेंट होते हैं और जोधपुर चर्चा में भी रहता है, जोधपुर और जयपुर, इसलिए इन दोनों के नाम आप लोगों को याद करने हैं। और जो है कौन सा इवेंट हो रहा है वो चीज़ भी आप लोगों को याद करनी है, क्योंकि कन्फ्यूज़ हो जाओगे आप लोग। तो राजस्थान डीजी फेस्ट एंड जॉब फेयर का आयोजन कहाँ किया गया है? तो जोधपुर में। जोधपुर के राजकीय
पॉलिटेक्निक कॉलेज राजस्थान डीजी फेस्ट 2022 का आयोजन किया गया। जॉब फेयर में 3500 युवाओं का चयन कर लाखों रुपए के पैकेज दिए गए। मुख्यमंत्री ने यहाँ पर डिजिटल यात्रा को हरी झंडी दिखाकर के रवाना किया और यह यात्रा जो है प्रदेश के हर जिले में पहुंचकर आईटी के बारे में जानकारी देगी। ठीक है, नीचे वाली डिटेल तो याद मत करना क्योंकि इंपॉर्टेंट नहीं है, बस जो इसमें ये क्वेश्चन दिया गया है वो इंपॉर्टेंट है कि डीजी फेस्ट और जॉब फेयर कहाँ हुआ, तो जोधपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 14 से लेकर के 15 नवंबर 2022 को प्रदेश का सबसे बड़ा मेगा जॉब फेयर का आयोजन कहाँ किया गया, तो जयपुर में। जयपुर के बिरला ऑडिटोरियम में 14 से 15 नवंबर 2022 को मेगा जॉब फेयर का आयोजन किया गया। फेयर में 10 सेक्टर्स ऑडिटोरियम में 14 से 15 नवंबर 2022 को मेगा जॉब फेयर का आयोजन किया गया। फेयर में 10 सेक्टर्स की 60 से अधिक कंपनियों ने 10,000 के लगभग युवाओं को मौके पर ही प्लेसमेंट किया है और आईटी जॉब फेयर ने 11 से 13 नवंबर 2022 को जोधपुर में आयोजित हुआ था। ठीक है, आईटी जॉब फेयर 11 से लेकर के 13 नवंबर को जोधपुर में और सबसे बड़ा मेगा जॉब फेयर जयपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रदेश के कितने विद्यालयों को राष्ट्रीय स्तर पर स्वच्छ विद्यालय का पुरस्कार प्रदान किया गया है, तो 2 विद्यालयों को। 2 विद्यालयों को स्वच्छता के लिए राष्ट्रीय स्तर का सम्मान दिया गया है। स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल पनवाड़ा टोंक में स्थित है। राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय गंगापुर भीलवाड़ा में स्थित है। दोनों नाम आप लोगों को याद हो जाने चाहिए। राजस्थान की शांति एवं अहिंसा निदेशालय के द्वारा पहला राज्य स्तरीय महिला सशक्तिकरण शिविर का आयोजन कहाँ किया गया, तिमरी जोधपुर में। कहाँ किया गया, तिमरी जोधपुर में। 19 से 20 नवंबर 2022 को ग्रामीण विकास व पंचायती राज विभाग के द्वारा यूनिसेफ के द्वारा विशेष बाल मेले यानी कि बाल पंचायत का आयोजन इंदिरा गांधी पंचायत राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान जयपुर में आयोजन किया गया है, जिसमें जयपुर के राजावास और जयरामपुरा ग्राम पंचायत के बाल प्रतिनिधियों ने भाग लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर्यटन विभाग के द्वारा किस स्थान पर डोलामारू टूरिज्म कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया जाएगा, तो जैसलमेर में। डोलामारू टूरिज्म कॉम्प्लेक्स में लोक कला के प्रशिक्षण एवं प्रदर्शन की व्यवस्था के साथ ही साथ पर्यटकों के ठहरने का उत्कृष्ट प्रबंधन भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा किस स्थान से 22 नवंबर 2022 को 18 नर्सिंग कॉलेजों का वर्चुअल शिलान्यास किया है, तो ये किया है पाली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देश के पहले हाई स्पीड रेलवे टेस्ट ट्रैक का ट्रायल कहाँ शुरू हुआ है, तो नावा के समीप गुड्डा ठटाना मीठड़ी तक जो है इसका ट्रायल शुरू किया गया है। देश के पहले हाई स्पीड रेलवे टेस्ट ट्रैक का ट्रायल कहाँ जो है शुरू किया गया है, नावा के समीप गुड्डा ठटाना मीठड़ी तक जो है इसको शुरू किया गया है। जयपुर जोधपुर रेलवे मार्ग नावा के समीप देश के पहले हाई स्पीड रेलवे टेस्ट ट्रैक का ट्रायल शुरू किया गया है। हाल ही में इस ट्रैक पर हाई स्पीड ट्रेन भी दौड़ाई जाएगी और आगामी दिनों में यहाँ वंदे भारत समेत अन्य हाई स्पीड ट्रेनें जो है दौड़ती नजर आएंगी। दरअसल अमेरिका ऑस्ट्रेलिया की तर्ज पर 200 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हाई स्पीड रेगुलर एवं गुड्स वैगन के ट्रायल के लिए जयपुर जोधपुर रेलवे मार्ग पर देश का पहला हाई स्पीड रेलवे टेस्ट ट्रैक बनाया गया है। करीब 819.90 करोड़ रुपए की लागत से 59 किलोमीटर लंबी ट्रैक नावा के समीप गुड्डा ठटाना मीठड़ी तक जो है इसको बिछाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रदेश के किस बांध पर पहली बार सोलर एनर्जी सिंचाई सिस्टम लगाया गया है, तो माही बांध पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व हिंदू परिषद के द्वारा भारत माता भव्य मंदिर का कहाँ बनाया जा रहा है, तो बांसवाड़ा में। कहाँ बनाया जा रहा है, विश्व हिंदू परिषद के द्वारा भारत माता भव्य मंदिर कहाँ बनाया जा रहा है, बांसवाड़ा में। बांसवाड़ा में भारत माता का 133 फीट लंबा 56 फीट चौड़ा 71 फीट ऊंचा भव्य मंदिर बनाया जा रहा है। ये मंदिर सफ़ेद मार्बल से बनाया जाएगा। मंदिर में देवी देवताओं के अलावा राजस्थान के स्वतंत्रता सेनानियों की मूर्ति भी लगाई जाएगी। नेक्स्ट है कि विजन 2047 क्या है, तो केंद्र सरकार ने आज़ादी के 100वें साल के लिए विकास मॉडल के रूप में विजन 2047 पर काम शुरू किया है।
इसके लिए 12 सूत्री राष्ट्रीय एजेंडा राज्यों की भागीदारी से तैयार होगा, जिस पर 5 से 7 जनवरी तक होने वाली मुख्य सचिवों की कॉन्फ्रेंस में विस्तृत चर्चा होगी। नीति आयोग की ओर से आयोजित होने वाली इस मुख्य सचिव कॉन्फ्रेंस की थीम विकसित भारत अंतिम पड़ाव तक पहुंच रखी है। इसकी ये जो थीम है वो भी इम्पोर्टेंट है। इससे जो है केंद्र राज्य संबंधों को मजबूत बनाने में भी मदद मिलेगी। मुख्य सचिव कॉन्फ्रेंस में विकास का एजेंडा तैयार करना, जिसमें रोजगार सृजन, समावेशी मानव विकास भी शामिल होगा। इसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति, शहरी सरकार और दलहन तिलहन में आत्मनिर्भरता, फसल विभेदीकरण जैसे विषय भी इसमें शामिल होंगे। ठीक है, आप लोगों को बस इसकी थीम याद रखना है, बाकी चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, राजस्थान बना रहा है अपना एजेंडा। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना, निःशुल्क दवा योजना, पालनहार योजना, इंदिरा रसोई योजना, घर घर औषधि योजना, सिलिकोसिस नीति और 1 रुपये किलो गेहूं, शहरी रोजगार गारंटी, महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूल और युवा संबल आदि। यानी कि राजस्थान सरकार इन योजनाओं पर काम कर रही है, इन एजेंडों पर काम कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रदेश के किस बांध पर पेयजल प्रोजेक्ट के लिए तैरता हुआ पंप लगाने का पहला प्रयोग किया जा रहा है? राणा प्रताप सागर बांध जो कि चित्तौड़गढ़ में स्थित है, वहां पर जो है पहला तैरता हुआ पंप लगाने का प्रयोग किया जा रहा है। पेयजल प्रोजेक्ट के लिए बांध में तैरता हुआ पंप लगाने का प्रदेश का पहला प्रयोग चित्तौड़गढ़ जिले के राणा प्रताप सागर बांध में होगा। ठीक है, और ये प्रयोग सफल रहा तो अन्य बांधों में भी इस तरीके का प्रोजेक्ट जो है बनाया जाएगा और इसके जो है 2 फायदे होंगे। पहला, सिविल कंस्ट्रक्शन पर खर्च होने वाली 80 लाख रुपए बचेंगे। दूसरा, कम समय में पानी लिफ्ट पर पाइपलाइन के 68 गांवों तक पहुंचेगा। इस योजना से भैंसरोडगढ़ के 68 गांवों के लोगों की प्यास बुझेगी जो लंबे समय से पेयजल की समस्या से परेशान हैं, और पोटून पंप राणा प्रताप सागर में जो है नाव की तरह तैरता हुआ नजर आएगा। इस सबसे पहले निकटस्थ जालर बावड़ी की जो है 10,000 आबादी को इसका फायदा होगा। बस आप लोगों को इतना याद करना है कि ये जो बांध है वो ये जो प्रोजेक्ट है तैरता हुआ प्रोजेक्ट पंप तैरता हुआ जो पंप है वो राणा प्रताप सागर बांध चित्तौड़गढ़ में लाया जा रहा है। बस इतना ही याद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 4 से 7 दिसंबर 2022 को G20 देशों की पहली शेरपा बैठक का आयोजन कहाँ होना तय हुआ है? तो उदयपुर में। भारत को वर्ष 2023 G20 देशों की अध्यक्षता मिल चुकी है और इसी क्रम में निरंतर होने वाली शेरपा बैठकों की पहली बैठक 4 से लेकर के 7 दिसंबर 2022 को उदयपुर में होनी तय हुई है। भारत की ओर से अमिताभ कांत G20 के शेरपा हैं और G20 में भारत, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, इंडोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, अमेरिकी और यूरोपियन यूनियन जो इसमें शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 22 अक्टूबर 2022 को ब्रिगेडियर सवाई भवानी सिंह की जयंती पर लक्ष्य राज प्रकाश ऑफ सिरमौर पुरस्कार पहली बार किसे प्रदान किया गया? दिलीप सिंह चंदेल को। ये पुरस्कार महाराजा सवाई मानसिंह द्वितीय म्यूजियम ट्रस्ट के द्वारा हिमाचल प्रदेश के सलनू गांव के रहने वाले दिलीप सिंह चंदेल को शूटिंग और कोचिंग के क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए प्रदान किया गया है। ट्रस्ट की ओर से 25 विभिन्न श्रेणियों में प्रतिभाओं को पुरस्कृत किया गया है, जिनमें राजकुमारी दिया कुमारी अवार्ड, भावना जाट, सवाई पद्मनाभ सिंह अवार्ड और दिव्यांश पंवार को जो है ये प्रदान किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 14 से 15 अक्टूबर 2022 को सभी राज्यों के ऊर्जा मंत्रियों को 2 दिवसीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो उदयपुर में। देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ऊर्जा मंत्रियों को 2 दिवसीय सम्मेलन उदयपुर में आयोजित किया गया है। इस सम्मेलन का उद्घाटन केंद्रीय ऊर्जा मंत्री R.K. सिंह ने किया है। सम्मेलन में निर्बाध विद्युत आपूर्ति, उपभोक्ता अधिकार 2030 की विद्युत व्यवस्था और ऊर्जा संरक्षण जैसे विषयों पर चर्चा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 4 से लेकर के 10 जनवरी 2023 को प्रदेश के किस स्थान पर 18वीं राष्ट्रीय स्काउट गाइड जुमरी का आयोजन किया जाएगा? तो रोहट पाली में किया जाएगा।
अंतर्राष्ट्रीय स्तर की स्काउट जुम्बरी का आयोजन रोहट पाली में किया जाएगा और ये 67 वर्ष बाद राजस्थान में आयोजित की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 14 से लेकर के 16 अक्टूबर 2022 को 3 दिवसीय 5वीं साउथ एशियन जियो साइंस कॉन्फ्रेंस जियो इंडिया 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो JECC सीतापुरा जयपुर में किया गया है। कहाँ किया गया? JEC सीतापुरा जयपुर में किया गया है। जियो इंडिया कॉन्फ्रेंस 2022 का आयोजन किया गया। उद्घाटन जो है इसका केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी के द्वारा किया गया। इसमें खास क्या बात रही? तो भारत 2030 तक तेल की मांग का 25% उत्पादन करने में सक्षम रहेगा और वैश्विक ऊर्जा खपत में भारत 25% योगदान रहेगा। लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार वरिष्ठ भूवैज्ञानिक श्याम व्यास राव को ONGC को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य सरकार के द्वारा हाल ही में गठित 20 सूत्री कार्यक्रम के लिए राज्य स्तरीय अध्यक्ष व उपाध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो अध्यक्ष की बात करें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उपाध्यक्ष डॉक्टर चंद्रभान को बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रदेश में 9 से लेकर के 14 साल की 55 लाख बेटियों को फ्री में लगेगा सर्विक्स कैंसर का स्वदेशी टीका। इसमें जो नीचे दिया गया है डिस्कशन वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं पढ़ देती हूँ इसको कि सर्विक्स कैंसर से मुक्त करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार का साझा लड़ाई लड़ेगा। अगले साल से प्रदेश में 9 से लेकर के 14 साल तक की उम्र की करीब 55 लाख बेटियों को सर्विक्स या सर्वाइकल यानी कि गर्भाशय ग्रीवा कैंसर की निःशुल्क स्वदेशी वैक्सीन लगाई जाएगी। सर्विक्स कैंसर को यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम UIP में शामिल करने के बाद निःशुल्क टीकाकरण का रास्ता साफ हो गया है। पुणे की सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की ओर से बनाए गए इस टीके को मंजूरी मिल चुकी है। ये चीज़ याद रखना, ये किसके द्वारा बनाया गया है? तो पुणे की सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा बनाया गया है। इसके तीसरे फेज का ट्रायल भी हो चुका है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक सर्विक्स कैंसर दुनिया में महिलाओं को होने वाला चौथा आम कैंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रदेश का पहला जिला जिसमें प्रत्येक स्कूल में स्मार्ट इंटरैक्टिव पैनल बोर्ड की तरह बड़े स्मार्ट टीवी लगाए जाएंगे, तो पाली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रदेश के किन शहरों में राजीव गांधी नॉलेज इनोवेशन हब बनाए जाएंगे? जयपुर, जोधपुर और कोटा में। 600 करोड़ रुपए की लागत से जयपुर, जोधपुर और कोटा में राजीव गांधी नॉलेज सर्विस एंड इनोवेशन हब बनाए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडस्ट्रियल पार्क रेटिंग सिस्टम 2.0 में राज्य के कितने औद्योगिक क्षेत्रों ने जगह बनाई है? तो 28 ने। उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग की ओर से औद्योगिक क्षेत्रों को रेटिंग देने के लिए शुरू हुए इंडस्ट्रियल पार्क रेटिंग सिस्टम 2.0 में राज्य के 28 औद्योगिक क्षेत्रों ने अपनी जगह बनाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किस तिथि से प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों में मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना और मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना का शुभारंभ किया है? तो 29 नवंबर 2022 से किया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश के सरकारी स्कूलों की 2 बहुप्रतीक्षित योजनाओं का 29 नवंबर 2022 को शुभारंभ किया है। मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना 2022, इसमें मिड डे मील कार्यक्रम कक्षा 1 से लेकर के 8 तक के जो अध्ययनरत सभी छात्र छात्राएं हैं उनको पाउडर मिल्क से तैयार दूध उपलब्ध करवाया जाएगा। सप्ताह में 2 दिन मंगलवार व शुक्रवार को जो है दूध जो है उपलब्ध करवाया जाएगा। अवकाश होने पर अगले कार्य जो है दिवस में होंगे, मतलब कि ऐसे बोला जा रहा है कि 2 दिन इनको सप्ताह में दूध पिलाया जाएगा, मंगलवार और शुक्रवार को, ठीक है। दूध की मात्रा कितनी होगी? तो 1 से लेकर के 5, कक्षा 1 से लेकर के 5 तक के जो बच्चे हैं उनको 15 ग्राम सूखा पाउडर यानी कि 150 मिलीलीटर दूध है और 8.4 ग्राम चीनी प्रति विद्यार्थी को जो है दी जाएगी। 6 से लेकर के 8 कक्षा 6 से लेकर के 8 तक के बच्चों को 20 ग्राम सूखा पाउडर, 200 मिलीलीटर दूध और 10.2 ग्राम चीनी
प्रत्येक विद्यार्थी को दी जाएगी। उद्देश्य छात्र छात्राओं के पोषण में सुधार लाना और नामांकन में वृद्धि करना। मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म योजना 2022 कक्षा 1 से लेकर के 8 तक के विद्यार्थियों को पोशाक के 2 सेट के लिए कपड़ा दिया जाएगा और सिलाई के लिए प्रति विद्यार्थी 200 रुपये बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर किए जाएंगे। योजना में ड्रॉप आउट प्रतिशत में कमी आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजीव गांधी किसान बीज उपहार योजना, प्रदेश में राजीव गांधी बीज उपहार योजना रबी 2022-23 लागू की जा रही है। इसके तहत किसानों को उच्च गुणवत्ता के प्रमाणित बीज उपलब्ध करवाए जाएंगे। योजना का संचालन राजस्थान राज्य बीज निगम की ओर से ये योजना संचालित की जा रही है। योजना का उद्देश्य प्रदेश में प्रमाणित बीजों की उपयोग में बढ़ोतरी तथा प्रदेश के किसानों को वैज्ञानिकों के द्वारा नए विकसित किए गए उन्नत किस्म के उच्च गुणवत्ता युक्त बीज जो है अच्छी दर पर जो है इनको उपलब्ध करवाना है। योजना के अंतर्गत वितरित होने वाले बीज जो हैं खरीफ सीजन में मूंग, उड़द, गंवार, सोयाबीन, मूंगफली, ज्वार, बाजरा, रबी सीजन में गेहूं, चना, सरसों, जौ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आरटी के तहत कक्षा 1 से लेकर के 8 तक के निजी विद्यालयों में निःशुल्क प्रवेश छात्राओं के माध्यमिक शिक्षा अध्ययन हेतु नवीन फीस पुनर्भरण योजना, इंदिरा गांधी शक्ति बालिका फीस पुनर्भरण योजना। राज्य सरकार ने कक्षा 9 से लेकर के 12 तक निजी विद्यालयों में अध्ययनरत बालिकाओं की फीस का पुनर्भरण करेगी सरकार, यानी कि उनको जो है पैसे वापस करेगी। कक्षा 9 से 12 के निजी विद्यालयों में पढ़ने वाली छात्राओं की फीस का पुनर्भरण किया जाएगा। कक्षा 1 से 8 तक के जिन बालिकाओं की आरटी के तहत 25% सीटों पर निजी विद्यालयों में प्रवेश मिलता था, उन्हें अब पढ़ाई जारी रखने के लिए राज्य सरकार ने इस नवीन योजना का शुभारंभ किया है। वर्ष 2022 और 23 के सत्र में ही योजना लागू हो जाएगी और राजस्थान देश का पहला राज्य है जहां पर इस तरीके की योजना लागू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 14 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उष्ट्र पालकों के लिए किस नवीन योजना का अनुमोदन किया है? तो उष्ट्र संरक्षण योजना का अनुमोदन किया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ऊँटों के संरक्षण के लिए योजना को मंजूरी प्रदान की है और इसके लिए 2.60 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रावधान को भी मंजूरी प्रदान की है। पशु चिकित्सक की ओर से मादा ऊँट और बच्चे के टैग लगाकर के पहचान पत्र देने के बाद ऊँट पालक को 5,000 रुपये प्रत्येक पहचान पत्र के लिए पशु चिकित्सक को 50 रुपये मान देंगे और ऊँट के बच्चे को 1 वर्ष पूर्ण होने पर दूसरी किस्त के रूप में 5,000 रुपये का प्रावधान भी किया जाएगा। ठीक है, यानी कि जो ऊँट पालते हैं उन लोगों को जो है 5,000 रुपये की राशि दी जाएगी। पहले उनका पहचान पत्र बनेगा, फिर उनको ये राशि दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने बीकानेर में 420 मेगावाट प्लांट लगाने के लिए 280 करोड़ रुपए का निवेश का MOU किया है? नॉर्वेजियन क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट फंड एवं KLP मिलकर के सौर ऊर्जा परियोजना थार सूर्या वन में 49% हिस्सेदारी लेगा। नया सौर ऊर्जा संयंत्र बीकानेर में इतावली कंपनी इनेल ग्रीन पावर की ओर से जो है इसको लगाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में कितने दिवस का अतिरिक्त रोजगार उपलब्ध करवाया जा रहा है? तो 25 दिन का। मनरेगा में 100 दिन का जो रोजगार है वो पूरा करने के बाद लाभार्थियों को 25 दिन का अतिरिक्त रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है। अकुशल जो श्रमिक हैं उनको 231 रुपये प्रतिदिन का मानदेय होगा। मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में खर्च की पूरी मॉनिटरिंग विभागीय ई-पंचायत पोर्टल के द्वारा की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान राज्य गाड़िया लोहार कल्याण बोर्ड का गठन किया गया है। प्रदेश में गाड़िया लोहार समाज के विकास एवं कल्याण और समुदाय को समाज की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए राजस्थान राज्य गाड़िया लोहार कल्याण बोर्ड का जो है गठन किया जाएगा। बोर्ड में मुख्यमंत्री के द्वारा एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 5 सदस्य जो है इसमें मनोनीत किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डॉक्टर अंबेडकर उत्सव धाम योजना के तहत प्रदेश के कितने चयनित गांवों में सामुदायिक भवनों का निर्माण किया जाएगा? तो 568 गांवों में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा हाल ही में स्वीकृत की गई सेई व साबरमती नदी जलाशयों के निर्माण परियोजना से कौन से जिले लाभान्वित होंगे? तो पाली और सिरोही। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस स्थान पर स्वतंत्रता सेनानी केसरी सिंह भारत का पैनोरमा बनाया जाएगा? तो शाहपुरा भीलवाड़ा में जो है केसरी सिंह भारत का पैनोरमा बनाया जाएगा। पैनोरमा क्या होता है? चित्रशाला होती है। ठीक है, तो वीडियो यहीं तक है। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करना ना भूलिए। ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।